नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। स्वागत करता हूं आपका संकल्प स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने अभी तक बायोडाइवर्सिटी की 2 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय के परिप्रेक्ष्य में और IUCN के बारे में काफ़ी कुछ जाना। जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि पहली वीडियो में हम लोगों ने जैव विविधता का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, इन सीटू और एक्स सीटू, इनके बारे में जाना। और इसके साथ ही साथ दूसरी वीडियो में हम लोगों ने IUCN के बारे में जाना कि IUCN की बैठक कब होती है, IUCN की बैठक कितने साल के अंतराल पर होती है, IUCN की स्थापना कब की गई, IUCN के बारे में और जो भी बहुत सारी हमारी जानकारियाँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो दोस्तों, आज बायोडाइवर्सिटी की हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग वन्य जीवों के बारे में जानेंगे कि इनका संरक्षण कैसे किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा क्या इस पर प्रयास किए गए हैं और अन्य बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो जैव विविधता में किसके बारे में बात की जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, जैव विविधता में वन्य जीवों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में बात की जाती है। ओके दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट है कि भारत में वन्य जीवों का परसेंट जो है वो कितना है, संपूर्ण विश्व का कितना है, 7 से 8% है। और अगर पूरे विश्व में देखा जाए सबसे अधिक वन्य जीवों का जो प्रतिशत है वो कहां पर पाया जाता है, तो विश्व में जो जैव विविधता का प्रतिशत है वो कहां पर पाया जाता है, सबसे अधिक ब्राजील में पाया जाता है। लेकिन अगर वन्य जीवों की बात की जाए तो हमारा कनाडा में सबसे अधिक वन्य जीवों की संख्या मिलती है। इसके साथ ही साथ 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था और स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में या स्टॉकहोम सम्मेलन में ये बात सभी देशों को बोली गई कि आप सभी लोग यहाँ अपने देशों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कीजिए। ओके, इससे पहले भी कुछ सरकारें जो हैं कि कुछ देशों की सरकारें वन्य जीवों के संरक्षण में काम कर रही थीं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य स्टार्ट हुआ वो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है, उसी के बाद में भारत सरकार ने भी 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया, जिसका उद्देश्य रक्षा, तस्करी, अवैध शिकार, अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए था। अब किसका, जंगली जीव, वन्य जीव जो हैं उनकी रक्षा, उनकी तस्करी। जैसा कि हमें पता होगा कि भारत में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है ना। तो अभी हाल फिलहाल में तो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम लोग इससे 2 जनगणना पहले देखें तो बाघों की संख्या में काफ़ी कुछ कमी हो गई थी। ओके, तस्करी, जैसे कि हम लोगों को पता होगा बाघों की हत्या जो है उनकी स्किन के लिए, उनके नाखूनों के लिए की जाती है। इसके साथ ही साथ हाथी जो हैं उनके दांतों के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। ओके, तो इसी के साथ ही साथ तस्करी से जुड़े हुए मामले आपके चंदन के भी आते हैं। जैसा कि कर्नाटक और साउथ वाले पार्ट में जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं उनकी भी तस्करी की जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में और अवैध शिकार किया जाता है जंगली जानवरों का, है ना, हिरणों का शिकार किया जाता है, या फिर ऐसे जो जीव जंतु हैं जो विलुप्त होने की सीढ़ी पर हैं और उनका शिकार किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया था। और इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अगर उसका पूरा अधिनियम देखा जाए तो उस अधिनियम में अनुसूचियों की जो संख्या है वो है 6 अनुसूचियां हैं। और उसमें अध्याय की बात की जाए तो 7 अध्याय हैं हमारा, किसमें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और इसके साथ ही साथ इसमें 66 धाराएं शामिल की गई हैं। तो भारत सरकार ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया और लाने के साथ ही साथ सरकार का उद्देश्य था वन्य जीवों व वनस्पतियों की रक्षा, उनकी तस्करी, उनके अवैध व्यापार व शिकार को नियंत्रित करने का।
लेकिन होता क्या है, 2003 में भारत सरकार ने इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित किया। और संशोधित करने के लिए जो वजह थी उनकी, उसका कारण ये था कि जिन उद्देश्यों के लिए ये अधिनियम लाया गया था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहे थे, और इसी के लिए भारत सरकार ने 2003 में इसको संशोधित किया, और संशोधित करने के बाद इसे नाम दिया भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। ये लाया कब गया है, तो 2003 में लाया गया है संशोधित करके, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया, 2002। और इसमें वन्यजीवों से संबंधित जो भी शिकार, उनकी तस्करी और इन सभी चीज़ों के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उनके शिकार के लिए, उनकी तस्करी के लिए, उन पर दंड व जुर्माने को और कठोर कर देना इसका उद्देश्य था। ओके दोस्तों, तो वन्यजीव संरक्षण हमारा अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था, स्टॉकहोम सम्मेलन के तुरंत बाद आया था, जिसका उद्देश्य था रक्षा, तस्करी, अवैध व्यापार और अवैध शिकार को नियंत्रित करना, है ना। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की जो संख्या है वो हमारी है 6। अगर हमसे अध्याय पूछे जाएं तो अध्यायों की संख्या हमारी है 7, और इसी के साथ ही साथ अगर हमसे धाराएं पूछी जाएं तो इसमें धाराओं की जो संख्या है वो है 66। तो 66 इसमें धाराएं हैं। और भारत में वन्य जीवों का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो भारत में वन्य जीवों का प्रतिशत जो है 7 से 8% हमें मिलता है। ओके दोस्तों, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जब नियम बनाए गए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, तो उन संरक्षण करने के लिए जैसा कि हमने आपको विधियां बताई थी वन्यजीव संरक्षण की, कि मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। एक हमारा होता है एक्स सीटू और दूसरा होता है इन सीटू। एक्स सीटू के बारे में आप जानते होंगे कि किसी भी वन्यजीव या वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण करने को एक्स सीटू कहा जाता है। और इन सीटू जब किसी वन्यजीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही अगर उसको सुरक्षित किया जाए, उसको संरक्षण किया जाए, तो इस विधि को इन सीटू कहा जाता है। ओके, तो इन्हीं विधियों को प्रयोग में लाते हुए वन्यजीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत कुछ चीजें बनाएगी भारत सरकार, भारत में, तो जिनको अलग अलग नाम दिए गए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न उठता है, आखिर इन तीनों में अंतर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले अगर हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करें, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अगर ऐसी बात की जाए कि नियंत्रण में तो सारे ही होते हैं, लेकिन अगर सरकारी नियंत्रण इन पर पूर्णतः होता है, लेकिन इनके बाह्य क्षेत्र में कार्य करने की या निजी कार्य करने की अनुमति होती है। अब प्रश्न उठता है बाह्य क्षेत्र कौन सा, तो इसको हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे जब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके साथ ही साथ यह पूर्ण स्थायित्व पारिस्थितिक तंत्र होता है। पूर्ण स्थायित्व पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में वन्य जीव और उन पे वन्यजीव के जिन पर निर्भर रहते हैं, उन सभी चीजों को कंप्लीटली क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। और अगर इनके क्षेत्रों की बात की जाए तो ये काफी बड़े क्षेत्रों में होते हैं। अगर संपूर्ण भारत में बात की जाए तो इनकी जो संख्या है, आप शायद इसको नहीं देख पा रहे होंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं, इनकी संख्या भारत में 18 है, 18 टोटल, और इनकी संख्या 18 है। और एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल होते हैं। उन सभी को मिला करके एक क्षेत्र बना दिया जाता है जिसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है, इनके एरिया जो है स्पष्ट नहीं होते हैं।
कारण क्या है? इनके स्पष्ट न होने का कारण ये है कि इनका जो निर्माण किया जाता है वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किया जाता है, किसी स्पेशल या विशेष प्रजाति के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। जब किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए किया जाता है तो वो प्रजाति जितने दूर क्षेत्रों तक ये मिलती जाएगी उतना ही ये क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा, है ना। जैसा कि हम लोग देखते होंगे हमारा एमपी में सबसे ज़्यादा तेंदुए मिलते हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा तेंदुए मिलते हैं और तेंदुए जितनी दूर तक मिलेंगे उनका आवास जो होगा वो जितनी दूर तक होगा उन सभी क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य में शामिल किया जाएगा। ओके दोस्तों, इन क्षेत्रों में जब इनके क्षेत्र स्पष्ट नहीं होते हैं, इनका एरिया स्पष्ट नहीं होता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में निजी कार्य करने की अनुमति होती है। और अगर संपूर्ण विश्व भारत में बात की जाए तो संपूर्ण भारत में वन्य जीवों की जो संख्या है वो 532 है, 532 है। किसकी? वन्य जीवों की। तो वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण करने का उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की प्रजाति का संरक्षण करना, किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया है। ओके दोस्तों, और सबसे हमारा लास्ट है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य होता है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि किसी विशेष प्रजाति का संरक्षण इसमें नहीं करना है। इसमें जो संरक्षण करने के लिए जो अपनाया गया है या संरक्षण जिसका संरक्षण किया जाता है वो उस आवास का संरक्षण किया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं या बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो इस क्षेत्र में मिलती हैं। ओके, तो अब दोनों में डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसके लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है शरण स्थली या आवास को संरक्षित करने के लिए। ओके, और वन्य जीवों का किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान में आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा पूर्णतः निषेधित होते हैं। मींस इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश करना वर्जित होता है और इस क्षेत्र में सभी मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। ना तो इसमें कोई निजी कार्य कर सकते हैं, ना तो आप इसमें शोध कर सकते हैं, कोई भी कार्य आप इसमें नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और अगर बात की जाए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो 105 है, 105 है। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना, इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। तो भारत में वन्य जीवों का प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो वो 7 से 8% पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? वो हमारी पाई जाती है ब्राजील में पाई जाती है, और ब्राजील के भी अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उसका कारण क्योंकि अमेज़न के जंगल जो हैं यहाँ से संपूर्ण पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसीलिए अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ओके दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहा गया, जिसका उद्देश्य रक्षा, तस्करी, अवैध शिकार, अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए था। और इसमें कितनी 6 अनुसूचियां थीं, 7 अध्याय थे और 66 धाराएं इसमें शामिल की गई थीं, जिसको 2003 में भारत सरकार के द्वारा संशोधित कर दिया गया और इसको नाम दिया गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण ब्रैकेट में संशोधित अधिनियम 2002। लाया कब गया? 2003 में, और इसके नाम में शामिल किया गया है 2002। और इसी के अंतर्गत 3 क्षेत्रों का निर्माण किया गया जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो अगर कोई आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर किसी विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है, तो ऐसा क्षेत्र हमारा कहलाता है वन्यजीव अभयारण्य, जिनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती हैं, जहां तक उस क्षेत्र की प्रजाति मिलती रहती है उस एरिया को उसी में शामिल कर लिया जाता है। इसमें निजी कार्य करने की अनुमति होती है और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 532 है।
अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसमें उन विशेष प्रजाति का संरक्षण ना करके उस शरण स्थली का संरक्षण किया जाता है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियां निवास करते हैं। तो यह क्षेत्र पूर्णतः सरकार द्वारा निषेधित होता है और सभी मानवीय गतिविधियों पर इसमें रोक होती है। और इसकी जो संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की भारत में 105 है। वहीं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर कौन से होते हैं? ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं, परंतु इसके बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य करने की अनुमति होती है। और इसके साथ ही साथ संपूर्ण स्थायित्व पारिस्थितिक तंत्र ये होता है। मीन्स इसमें जितने भी हैं जीव जंतु और वनस्पतियाँ जिस पर डिपेंड रहते हैं और इनके निवास करने के लिए जो भी उचित चीज़ें होती हैं उस पूरी सभी चीज़ों का इसमें संरक्षण किया जाता है। और इनकी संख्या जो है भारत में कितनी है? 18 है, लेकिन ये इनका क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जाना कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया 1972 और उनके संरक्षण के लिए 3 क्षेत्र बनाए गए जिसको राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नाम दिया गया। लेकिन अब हमारा प्रश्न उठता है कि इन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं इनका निर्माण करने वाली संस्था है कौन सी? किस संस्था के द्वारा ये निर्माण किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है या राज्य सरकार के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है? तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, निर्माण करने वाली जो संस्था है, इन तीनों के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण भी केंद्र सरकार करती है, वन्यजीव अभ्यारण्य का भी निर्माण केंद्र सरकार करती है और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का भी निर्माण केंद्र सरकार करती है। लेकिन राज्य सरकार की अधिसूचना पर, किसकी? राज्य सरकार की अधिसूचना पर इनका निर्माण राज्य भी कर सकते हैं। किस किस का? राष्ट्रीय उद्यान का और वन्यजीव अभ्यारण्य का। लेकिन अगर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो इसको बनाने का पूर्णतः दायित्व जो है वो हमारा केंद्र सरकार के ऊपर है, भारत सरकार के ऊपर है। लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात की जाए तो इसको केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी अधिसूचना जारी करने के बाद में जो है इनका निर्माण कर सकती है। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को जो है इसके भी बहुत सारे भाग होते हैं। तो इन्हीं भागों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अब सपोज मान लीजिए कि ये कोई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, काफी बड़ा भाग है, और इसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे जो बाहरी भाग होता है उसको संक्रमण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे बाहरी भाग को संक्रमण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं बाहर से अगर बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो दूसरा जो भाग मिलता है इसको बफर जोन के नाम से जाना जाता है। ओके, और सबसे केंद्रीकृत भाग जो होता है, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, इसको कोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे अंदर वाले भाग को कोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस कोर क्षेत्र के बाहर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बफर जोन के नाम से जाना जाता है। और इस बफर जोन के बाहर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो संक्रमण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बाहरी भाग को किस नाम से जाना? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे बाह्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण क्षेत्र के नाम से। उसके अंदर वाला क्षेत्र बफर क्षेत्र और सबसे केंद्रीकृत भाग जो हमारा कोर क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, संक्रमण क्षेत्र कौन सा होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव आवास बनाने की अनुमति होती है और निजी कार्य करने की भी अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है और इस भाग में मानव निर्मित आवास भी बना सकते हैं और आप निजी कार्य भी कर सकते हैं अपना। इसके साथ ही साथ अगर अंदर वाले क्षेत्र की बात की जाए, बात की जाए बफर क्षेत्र की, तो ये इस क्षेत्र में आंशिक रूप से आवासों का निर्माण किया जाता है। आंशिक रूप से आवासों का मतलब इन क्षेत्रों में
इन बफर क्षेत्र में जो इसके बाहर वाले भाग हैं, बफर क्षेत्र का बाहर वाला भाग, वहां पर ही आवासों का निर्माण किया जा सकता है। ये नहीं है कि मतलब आप संकट उसके कोर क्षेत्र के बहुत नज़दीक आप अपना आवास बना सकें या अपना निजी कोई कार्य कर सकें, लेकिन ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से आवास निर्माण करने की अनुमति होती है और निजी कार्य करने की भी इसमें अनुमति होती है, लेकिन बफर क्षेत्र के बाहरी भाग में ही होती है इसकी अनुमति। ओके, अच्छा, इसके साथ ही साथ कोर क्षेत्र जो होता है, यह इसमें निजी कार्य करने की और शोध करने की अनुमति नहीं होती है, पूर्णतः वर्जित होता है। और इस क्षेत्र का निर्माण सिर्फ और सिर्फ जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया जाता है, जिसमें बाहरी किसी भी गतिविधि का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होता है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें शोध के लिए कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कौन से भाग को चुना जाता है, तो शोध के लिए जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो भाग है वो है बफर क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा या अन्य विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके छात्रों को इस बफर क्षेत्र में भेजा जाता है और वहाँ पर ये शोध का कार्य कर सकते हैं। ओके, और इंडिविजुअली भी आप यहाँ पर शोध का कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या विशेष को जाने की अनुमति नहीं होती है। ओके दोस्तों, तो इसी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से महत्वपूर्ण है हमारे भारत में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के क्षेत्रों के बारे में जाना कि इसके कितने क्षेत्र होते हैं, जो कि मुख्यतः 3 होते हैं, और इन 3 क्षेत्रों में सबसे जो बाहरी भाग होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, इसे संक्रमण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मध्य वाला जो भाग होता है उसे बफर जोन के नाम से, और सबसे केंद्रीकृत जो भाग होता है उसे कोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को हम लोग डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका गठन किसी विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए नहीं, शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां जो हैं वो क्षेत्र में रहती हैं, तो इस क्षेत्र का संरक्षण करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अगर इनकी संख्या की बात की जाए भारत में, तो इनकी संख्या है 105 इनकी संख्या है। और इसमें सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमेस हाई, जो कि लेह लद्दाख में मिलता है। इसके साथ ही अगर भारत में सबसे छोटे की बात की जाए, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन अंडमान निकोबार में मिलता है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये बहुत छोटा है। इसका क्षेत्रफल जो है समथिंग 0.05 वर्ग किलोमीटर है, बहुत छोटा क्षेत्रफल है इसका। ओके दोस्तों, और अगर भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी है, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, और ये शायद भारत का ही नहीं एशिया का भी सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ओके दोस्तों, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी, 105। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमेसाई लेह लद्दाख में है, सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, या भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, तो इसी में हम लोग अब वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में अब हम लोग बात करें। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान को कंप्लीट कर लिया था, अब हम आते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य पर। तो वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण जो है किसके लिए किया जाता है, किसी एक प्रजाति व कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनका निर्माण किया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि
मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है ना। कि टाइगर स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बाघ अभ्यारण्य हैं, क्योंकि बाघों का वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो वहाँ पर एक विशेष प्रजाति है बाघों की, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपका राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं, उत्तराखंड में भी है। ये सभी जो क्षेत्र हैं ये किसी विशेष प्रजाति के लिए जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है भारत में टोटल 532 है, 532 है। और भारत में अगर बात की जाए, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य मिलते हैं? तो वह क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भारत के सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका संरक्षण किसी विशेष प्रजाति के लिए किया जाता है। इनकी संख्या 532 होती है। और सबसे अधिक किस क्षेत्र में यह मिलते हैं? तो ये हमारे अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आज वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम 1972, 2002, इन सभी के बारे में जाना, तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, नमस्ते।